हिंदी साहित्य वैभव 2020 से 21 साल का प्रथम पीयूसी तृतीय सोपान है। अपठित भाग कहानियाँ। कहानियाँ 3। इस कहानी 3 खून का रिश्ता। इस पाठ का लेखक का नाम है भीष्म साहनी। बच्चों, यहाँ पार्ट 1 पार्ट 2 विभाजित हुआ है। पहले पार्ट 1 में क्या कथन है, भीष्म साहनी जी ने क्या कह रहा है, इसके बारे में देखिए। बच्चों, मेरा नाम अप्पामणि NN, हिंदी उपन्यासक, विद्या ज्योति गर्ल्स PU कॉलेज होंगसंद्रा बेंगलुरु। अभी हम लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे। हिंदी साहित्याकाश में भीष्म साहनी जी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। जैसे हमारा भीष्म साहनी जी का जन्म, he was born on 8 अगस्त सन 1915 ईस्वी को रावलपिंडी में हुआ। आपके पिता का नाम हरवंशलाल था। भीष्म साहनी जी के पिता का नाम हरवंशलाल था। आपने मॉस्को के विदेश भाषा प्रकाश गृह में सन 1900 प्रकाश गृह में he was there till 1957 till he was there in 1963। अनुवादक के रूप में काम किया था। He was worked as the अनुवाद ट्रांसलेटर। इन्होंने प्रकाश गृह में सन 1957 से he was there till in सन 1963 तक। आप दिल्ली कॉलेज में अंग्रेजी के विशिष्ट प्रवर्तक के पद पर कार्यरत रहे। आपकी विचार दृष्टि राष्ट्रीय और समाजपरक थी। आपने अपनी कहानियों में निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की कुंठाओं, निराशा, घुटन, असंगतियों का स्वाभाविक तथा प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत किया है। आपकी सामाजिक दृष्टि स्वस्थ तथा स्पष्ट है। आपकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 ईस्वी को हुई है। आपकी प्रसिद्ध कहानियों में माता विमाता, बीवर, सिर का सदका, प्रोफेसर, अपने अपने बच्चे, खून का रिश्ता, चीफ की दावत आदि शामिल हैं। तमस आपका बहुचर्चित
उपन्यास हैं। तमस इनका भीष्म जी का बहुचर्चित उपन्यासक हैं। बच्चों, इस पाठ का आशय क्या है देखिए। प्रस्तुत कहानी में भीष्म साहनी ने सगाई की रस्म, रिश्तेदारों की अहमियत, वीर जी का ₹1 में ही सगाई पर बल देना, मंगलसेन को अपना हैसियत पर नाज होना, मंगलसेन को अंततः सगाई में ले जाना, उनका आतिथ्य सत्कार एक चम्मच का खो जाना, वीर जी का क्रोध प्रकट करना, मंगलसेन के साथ दुर्व्यवहार, प्रभाव के भाई द्वारा चम्मच का वापस ला कर देना आदि घटनाओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। वर्तमान परिवेश में ये कहानी अत्यंत प्रासंगिक है और कहानी तत्वों पर भी यह खरी उतरती हैं। आज के चकाचौंध भरे माहौल में सरल विवाह की महत्ता तथा खून के रिश्तों एवं पारिवारिक रिश्तों को निभाने पर बल देने के उद्देश्य से इस कहानी का चयन किया गया है। बच्चों, इस कहानी का उद्देश्य क्या होता है? आज के चकाचौंध भरे माहौल में सरल विवाह की महत्ता तथा खून के रिश्तों एवं पारिवारिक रिश्तों को निभाने पर बल देने के उद्देश्य से इस कहानी का चयन किया गया है। ठीक है बच्चों, अभी हम कठिन शब्दार्थ के बारे में देखेंगे। पहला है खाट। काट का मतलब चारपाई। नेक्स्ट तर्जनी। तर्जनी का मतलब क्या होता है बच्चों? अंगूठे के पास की उंगली। अंगूठे के पास की उंगली। झुरझुरी, कंपी और लर्जिश, कांपना, क्रोधित होना। ताक आला, तुनकना, रुठना। पालागन, चरण छूना। झेंपना, शर्म आना। भींचना, होंठ दबा लेना। नुक्कड़, मकान, गली आदि का मोड़, जिसको नुक्कड़ कहते हैं। दुत्कारना, फटकारना। हुलास, आनंद। रुस्सवा, रुठना। धूमिल, धुंधलापन। उद्वेलित होना, उत्तेजित होना। जंगला, चौकट। सलीका, अच्छा व्यवहार। विचलित होना, घबरा जाना। झिंझोड़ना, हिलाना। लिहाज, इज्जत करना। ये सभी शब्दार्थ हैं बच्चों, कठिन शब्दार्थ इस कहानी में। अभी कहानी शुरुआत होता है बच्चों। काट की पाटी पर बैठा चाचा मंगलसेन, हाथ में चिलम थामे सपने देख रहा था। उसने देखा कि वह समधियों के घर बैठा है और वीर जी की सगाई हो रही है। उसकी पगड़ी पर केसर के छींटे हैं और हाथ में दूध का गिलास है, जिसे वह घूंट घूंट करके पी रहा है। दूध पीते हुए कभी बादाम की गिरी
मुंह में जाती हैं। कभी पिस्ते की। बाबूजी पास खड़े समधियों से उसका परिचय करा रहे हैं। यह मेरा चचाजाद छोटा भाई है, मंगलसेन। समधी मंगलसेन के चारों ओर घूम रहे हैं। उनमें से एक झुककर बड़े आग्रह से पूछता है, और दूध लाऊं चाचा जी? थोड़ा सा और। अच्छा, ले आओ। आधा गिलास, मंगलसेन कहता है, और तर्जनी से गिलास के तल में से शक्कर निकाल कर चाटने लगता है। और मंगलसेन, और अभी मंगलसेन क्या कहते हैं देखेंगे। मंगलसेन ने जीभ का चटखारा लिया और सिर हिलाया। तंबाकू की कड़ाहट से भरे मुंह में भी मिठास आ गई, मगर स्वप्न भंग हो गया। हल्की सी झुरझुरी मंगलसेन के सारे बदन में दौड़ गई और मन सगाई पर जाने के लिए ललक उठा। यह स्वप्नों की बात नहीं थी। आज सचमुच भतीजे की सगाई का दिन था। बस थोड़ी देर बाद ही सगे संबंधी घर आने लगेंगे। बाजा बजेगा, फिर आगे आगे बाबूजी, पीछे पीछे मंगलसेन और घर के अन्य संबंधी सभी सड़क पर चलते हुए समधियों के घर जाएंगे। मंगलसेन के लिए काट पर बैठना असंभव हो गया। बदन में खून तो चटांक भरा था, मगर ऐसा उछलने लगा था कि बैठने नहीं देता था। ऐन उसी वक्त कोठरी में संतू आ पहुंचा और काट पर बैठकर मंगलसेन के हाथ में से चिलम लेते हुए बोला, तुम्हें सगाई पर नहीं ले जाएंगे चाचा? चाचा मंगलसेन के बदन में सिर से पांव तक लर्जिश हुई, पर यह सोचकर कि संतू खिलवाड़ कर रहा है, बोला, बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते। कई बार कहा, मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे? किसी को भी नहीं ले जाएंगे। वीर जी कहते हैं, सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। वीर जी आए हैं। चाचा मंगलसेन के बदन में फिर लर्जिश हुई और दिल धक धक करने लगा। संतू घर का पुराना नौकर था। क्या मालूम ठीक है कहता हो, ऊपर चलो, सब लोग खाना खा रहे हैं। संतू ने चिलम के 2 कश लगाए, फिर चिलम को ताक पर रखा और बाहर जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने फिर एक बार घूमकर हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं ले जाएंगे चाचा, लगा लो शर्त, 2-2 रुपये की शर्त लगती है। और आगे में क्या कहते हैं, बस बक बक नहीं कर, जा अपना काम देखा। ऊपर रसोई घर में सचमुच बहस चल रही थी। संतू ने गलत नहीं कहता। रसोई घर में एक तरफ दीवार के साथ पीठ लगाए बाबूजी बैठे खाना खा रहे थे। चौके के ऐन बीच में वीर जी और मनोरमा भाई बहन
एक साथ एक ही थाली में खाना खा रहे थे। माँ जी चूल्हे के सामने बैठी पराठे सेंक रही थी। माँ बेटे को समझा रही थी, यही मौके खुशी के होते हैं बेटा, कोई पैसा का भूखा नहीं होता। अकेले तुम्हारे पिताजी सगाई डलवाने जाएंगे तो समधी भी इसे अपना अपमान समझेंगे। मैंने कह दिया, माँ मेरी सगाई 1.25 रुपये में होगी और केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे, जो मंजूर नहीं हो तो अभी से। और आगे में क्या कहते हैं देखिए बच्चों, और बस अभी कुछ बस आगे कुछ मत कहना। माँ ने झट से टोकते हुए कहा, फिर क्षुब्ध होकर बोली, जो तुम्हारे मन में आए करो, आजकल कौन किसकी सुनता है। छोटा सा परिवार और इसमें भी कभी कोई काम ढंग से नहीं हुआ। मुझे तो पहले ही मालूम था तुम अपनी करोगे। अपनी क्यों करेगा, मैं कान खींच कर इसे मनवा लूंगा। बाबूजी ने बेटे की ओर देखते हुए बड़े दुलार से कहा। पर वीर जी खींच उठे, क्या आप खुद नहीं कहा करते थे कि ब्याह शादियों पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब अपने बेटे की सगाई का वक्त आया तो सिद्धांत तक पर रख दिए। बस आप अकेले जाइए और 1.25 रुपया लेकर सगाई डलवा लाइए। वाह जी, मैं क्यों ना जाऊं, आजकल बहनें भी जाती हैं। मनोरमा सिर झटक कर बोली, वीर जी तुम इस मामले में चुप रहो। सुनो बेटा, ना तुम्हारी बात ना मेरी। बाबूजी बोले केवल 5 या 7 संबंधी लेकर जाएंगे, कहोगे तो बाजा भी नहीं होगा। वहां उनसे कुछ मांगेंगे भी नहीं, जो समधी ठीक समझे दे दें, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस पर वीर जी तुनक कर कुछ कहने जा ही रहे थे, जब सीढ़ियों पर मंगलसेन के कदमों की आवाज आई। अच्छा, अभी मंगलसेन से कोई बात नहीं करना, खाना खा लो, फिर बातें होती रहेंगी, माँ जी ने कहा। 50 बरस की उम्र के मंगलसेन के बदन के सभी चूल ढीले पड़ गए थे। जब चलता तो उचक कर हिचकोले खाता हुआ, और जब सीढ़ियाँ चढ़ता तो पांव घसीट कर बार बार चढ़ी टकोरता हुआ। जब भी वह सड़क पर जा रहा होता, मोड़ पर का साइकिल वाला दुकानदार हमेशा मंगलसेन से मजाक करके कहता, आओ मंगलसेन जी पेच कस दें। और जवाब में मंगलसेन हमेशा उसे चड़ी दिखाकर कहता, आपने से बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते, तू अपनी हैसियत तो देख। मंगलसेन को अपनी हैसियत पर बड़ा नाज था। किसी जमाने में फौज में रह चुका था,
इस कारण अब भी फिर पर खाकी पगड़ी पहनता था। खाकी रंग सरकारी रंग है। पटवारी से लेकर बड़े बड़े इंस्पेक्टर तक सभी खाकी पगड़ी पहनते हैं। इस पर ऊंचा खानदान और शहर के धनी मानी भाई के घर में रहना ऐंठता नहीं तो क्या करता। दहलीज पर पहुंचकर मंगलसेन ने अंदर झांक खिचड़ी मूंछे सस्ता तंबाकू पीते रहने के कारण पीली हो रही थी। धनी बहुओं के नीचे दाईं आंख कुछ ज्यादा खुली हुई और बाईं आंख कुछ ज्यादा सिकुड़ी हुई थी। सामने के 3 दांत गायब थे। भौजाई जी, आप रोटियां सेक रही हैं? नौकरों के होते हुए। आओ मंगलसेन जी, आओ जरा देखो तो यहाँ कौन बैठा है। नमस्ते चाचा जी, वीर जी ने बैठे बैठे कहा। उठकर चाचा जी को पालागन करो बेटा, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है। बाबूजी ने बेटे को झिड़क कर कहा। वीर जी उठ खड़े हुए और झुककर चाचा जी को पालागन किया। चाचा जी झेप गए। कोने में बैठा संतू, जो नल के पास बर्तन मलने लगा था, कंधे के पीछे मुंह छिपाए हंसने लगा। जीते रहो, बड़ी उम्र हो, मंगलसेन ने कहा और वीर जी के सिर पर इस गंभीरता से हाथ फेरा की। वीर जी के बाल बिखर गए। मनोरमा खिलखिलाकर हंसने लगी। सगाई वाले दिन वीर जी खुद आ गए हैं। वाह वाह, बैठ जा मंगलसेन, बहुत बातें नहीं करते। बाबूजी बोले। आप मेरी जगह पर बैठ जाइए। चाचा जी, मैं दूसरी चटाई ले लूंगा, वीर जी ने कहा। 2 मिनट खड़ा रहेगा तो मंगलसेन की टांगे नहीं टूट जाएंगी, बाबूजी बोले। यह खुद भी चटाई पकड़ सकता है। जाओ मंगलसेन, जरा टांगे हिलाओ और अपने लिए चटाई उठा लाओ। माजी ने दांत तले होंठ दबाया और घूर घूर कर बाबूजी की ओर देखने लगी। नौकरों के सामने तो मंगलसेन के साथ इस तरह रुखाई से नहीं बोलना चाहिए। आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ लिहाज करना चाहिए। मंगलसेन छज्जे पर से चटाई उठाने लग गया। दरवाजे के पास पहुंचकर नौकर की पीठ के पीछे से गुजरने लगा तो संतू ने हंसकर कहा, वहां नहीं है चाचा जी, मैं देता हूं, ठहरो। एक ही बर्तन रहा गया है, मलकर उठता हूं। संतू निश्चिंत बैठा, कंधों के बीच सिर झुकाए बर्तन मलता रहा। मनोरमा घुटनों के ऊपर अपनी टुड्डी रखे, दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियां मलती हुई कोई वार्ता सुनाने लगी। दुकानदारों की टांगे कितनी छोटी होती हैं भैया, क्या तुमने कभी देखा है? अपने भाई की ओर कनखियों से देखकर हंसती हुई बोली। जितनी देर वे गद्दी पर बैठे रहे ठीक लगते हैं, पर जब उठे तो सहसा छोटे हो जाते हैं।
इतनी छोटी छोटी टांगे। आज मैं एक दुकान पर सूटकेस लेने गई। उठो संतू, चटाई ला दो। हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। चाचा मंगल सेन संतू से आग्रह करने लगा। वहां खड़े क्या कर रहे हो? मंगल सेन, चलो इधर आओ। उठ संतू, चटाई ले आ। सुनता नहीं तू? इसे कोई बात कहो तो कान में दबा जाता है, मां बोली। संतू की पीठ पर चाबुक पड़ी। उसी वक्त उठा और जाकर चटाई ले आया। माँ जी ने चूल्हे के पास दीवार के साथ रखी 2 थालियों में से एक थाली उठाकर मंगल सेन के सामने रख दी। मैले रूमाल से हाथ पोंछते हुए मंगल सेन चटाई पर बैठ गया। थाली में आज 3 बाजियां रखी थी। चपातियां खूब गरम गरम थी। सहसा बाबूजी ने मंगल सेन से पूछा, आज रामदास के पास गए थे, किराया दिया उसने या नहीं? मंगल सेन खुशी में था। उसी तरह चहक कर बोला, बाबूजी वह अफीम मची कभी घर पर मिलता है, कभी नहीं। आज घर पर था ही नहीं। एक थप्पड़ मैं तेरे मुंह पर लगाऊंगा। तुमने क्या मुझे बच्चा समझ रखा है? रसोई घर में सहसा सन्नाटा छा गया। मां ने होंठ भींच लिए। मंगल सेन की पुलकन सिहरण में बदल गई। उसका दायां गाल हिलने सा लगा, जैसे चटपट पड़ने पर सचमुच हिलने लगता है। 6 महीने का किराया उस पर चढ़ गया है। तू करता क्या रहता है? नुक्कड़ में बैठे संतू के भी हाथ बर्तनों को मलते मलते रुक गए। भाई बहन फर्श की ओर देखने लगे। हाय बेचारा, मनोरमा ने मन ही मन कहा और अपने पैरों की उंगलियों की ओर देखने लगी। वीर जी का खून खौल उठा। चाचा जी गरीब हैं, इसलिए इन्हें इतना दुत्कारा जाता है। और पराठा डालो मंगल सेन जी? मां ने पूछा। मंगल सेन का कौर अभी गले में ही अटका हुआ था। दोनों हाथों से थाली को डंकते हुए हड़बड़ा कर बोला, नहीं बौजाई जी, बस जी। जब मेरे यहाँ रहते यह हाल है, तो जब मैं कभी बाहर जाऊंगा तो क्या हाल होगा? मैं चाहता हूँ तू कुछ सीख जाए और किराए का सारा काम संभाल ले। मगर 6 महीने तुझे यहाँ आए हो गए, तूने कुछ नहीं सीखा। इस वाक्य को सुनकर मंगल सेन के सर्द लहू में थोड़ी सी हरारत आई। मैं आज ही किराया ले आऊंगा बाबूजी। ना देगा तो जाएगा कहाँ? मेरा भी नाम मंगल सेन है। मुझे कभी बाहर जाना पड़ा तो तुम्हीं को काम संभालना है। नौकर कभी किसी को कमाकर नहीं खिलाते। जमीन जायदाद का काम करना हो तो सुस्ती से काम नहीं चलता। कुछ हिम्मत से काम लिया करो। मंगल सेन के बदन में झुरझुरी हुई। दिल में ऐसा हुलास उठा कि जी चाहा पगड़ी उतार कर बाबूजी के कदमों पर रख दे। हुमक कर बोला, चिंता ना करो जी, मेरे होते यहाँ
छीड़ी फटक जाए तो कहना। डर किस बात का, मैंने लाम देखी है बाबूजी। बसरे की लड़ाई में कसान रस्किन था हमारा। कहने लगा, देखो मंगलसेन, हमारी शराब की बोतल लारी में रह गई है, वह हमें चाहिए। उधर मशीन गन चल रही थी। मैंने कहा, अभी लोश साहब, और अकेले मैं वहाँ से बोतल निकाल लाया। ऐसी क्या बात है? मंगलसेन फिर चहकने लगा। मनोरमा मुस्कुराई और कनखियों से अपने भाई की ओर देखकर धीमे से बोली, चाचा जी की दुम फिर हिलने लगी। मंगलसेन खाना खा चुका था। उठते हुए हंसकर बोला, तो 4 बजे चलेंगे ना सगाई डलवाने। तू जा, अपना काम देख, जो जरूरत हुई तो तुम्हें बुला लेंगे, बाबूजी बोले। चाचा मंगलसेन का दिल धक से रह गया। संतु शायद ठीक ही कहता था, मुझे नहीं ले चलेंगे। उसे रुलाई सी आ गई, मगर फिर चुपचाप उठ खड़ा हुआ। बाहर जाकर जूते पहने, चढ़ी उठाई और झूलता हुआ सीढ़ियों की ओर जाने लगा। वीर जी का चेहरा क्रोध और लज्जा से तमतमा उठा। मनोरमा को डर लगा कि बात और बिगड़ेगी। वीर जी कहीं बाबूजी से ना उलझ बैठे। माँ जी को भी बुरा लगा। धीमे से कहने लगी, देखो जी, नौकरों के सामने मंगलसेन की इज्जत आबरू का कुछ तो ख्याल रखा करो। आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ तो मुँह मुलाहिजा रखना चाहिए। दिन भर आपका काम करता है। मैंने उसे क्या कहा है? बाबूजी ने हैरान होकर पूछा। यों रुखाई के साथ नहीं बोलते, वह क्या सोचता होगा? इस तरह बेआबरूई किसी की नहीं करनी चाहिए। क्या बक रही हो? मैंने उसे क्या कहा है? बाबूजी बोले। फिर सहसा वीर जी की ओर घूर कर कहने लगे, अब तू बोल, भाई क्या कहता है? कोई भी काम दंग से करने देगा या नहीं? मैंने कह दिया, पिताजी आप अकेले जाइए और 1.25 रुपये लेकर सगाई डलवा लाइए। रसोई घर में चुप्पी छा गई। इस समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। वीर जी टस से मस नहीं हो रहे थे। सहसा बाबूजी ने सिर पर की पगड़ी उतारी और सिर आगे को झुककर बोले, कुछ तो इन सफ़ेद बालों का ख्याल कर, क्यों हमें रुस्वा करता है? वीर जी गुस्से में थे। चाचा मंगलसेन गरीब है, इसलिए उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जाता है। यह बात उसे खल रही थी, मगर जब बाबूजी ने पगड़ी उतारकर अपने सफ़ेद बालों की दुहाई दी तो सहम गया। फिर भी साहस करके बोला, यदि आप अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा जी के साथ ले जाइए, बस 2 जने चले जाएं। कौन से चाचा को? माँ जी ने पूछा। चाचा मंगलसेन को। कौन है?
कोने में बैठे संतू ने भी हैरान होकर सिर उठाया। माँ झट से बोली, हाय हाय बेटा, शुभ शुभ बोले। अपने रईस भाइयों को छोड़कर इस मरदूद को साथ ले जाएं, सारा शहर थू थू करेगा। सो हियर, यहाँ पर इस पाठ में भीष्म साहनी हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार हैं, है ना बच्चों। उनकी कहानियों में मध्यवर्गीय परिवारों के सुख दुख, राग द्वेष यथार्थ चित्रण हुआ है। खून का रिश्ता में एक गरीब असहाय रिश्तेदार के साथ निर्दयी व्यवहार किए जाने के का चित्रण है। धन दौलत के सामने रिश्ते का कोई मूल्य नहीं होता, यही कटु सत्य इस कहानी में प्रकट हुआ है। जो वीर जी पढ़ा लिखा नौकरी पेशा नौजवान है, उसकी सगाई प्रभा नामक एक सुशील पढ़ी लिखी युवती से होने वाली थी। वीर जी एक आदर्शवादी व्यक्ति था। वह धन दौलत का लोभी नहीं, वह सिद्धांतों का पक्का था। वह अपने पिता से कहता है कि वे केवल ₹1.25 का शगुन लेकर रिश्ता पक्का करके आवे, लेकिन पिताजी दहेज के रूप में बड़ी रकम लेने चाहते थे, किंतु अंत में बेटे की बात से विवश होकर ₹1.25 का शगुन लेने के लिए तैयार हो गए। इस कथन का सारांश जैसे होते हैं कि उनके घर में मंगल सेन नामक दूर का रिश्तेदार रहता था। वह एक सेवानिवृत्त फौजी था। सेवानिवृत्त फौजी था। वह इसी घर में इनकी दया से रहता था। वह घर का काम काज करते हुए अपना गुजरा करता था। मंगल सेन की गरीबी और लाचारी ने उसे एक हास्यास्पद व्यक्ति बना दिया था। जो उसी समय वीर जी की सगाई के कार्यक्रम में उसके पिता मंगल सेन को अपने साथ होने वाले समधी के घर ले जाना चाहते थे। मंगल सेन को अच्छे कपड़े पहनाकर वीर जी के पिता ले जाता है। प्रभा के माँ बाप ने इनकी खूब आव भगत की। लड़की वालों ने इनका आदर सत्कार इतना किया कि मंगल सेन हवा में तैरने लगा। उसने लड़की के बारे में ढेर सारे सवाल किए, जबकि वीर जी के पिता चुप थे। लड़की वालों ने 3 चांदी की कटोरियां में 3 चांदी के चम्मच तथा ₹1.25 का शगुन दिया। वीर जी के पिता लड़की वालों के व्यवहार से खुश होकर आनंद के साथ घर लौटा। घर वाले इन्हीं का इंतजार कर रहे थे। इनके घर आते ही लड़की वालों के यहाँ से लाए तोहफे देखने के लिए टूट पड़े। 3 चम्मच वाली चांदी की कटोरियाँ देखकर खुशी से सब लोग नाच उठे, लेकिन 2 ही चम्मच थे। घर के सब लोग मंगल सेन को दोषी ठहराने लगे। मंगल सेन चाचा ने कहा, 3 चम्मच तो देखे थे, लेकिन 2 ही चम्मच देखकर उसे भी आश्चर्य हो रहा था।
पर बाबूजी ने उसके कोट कुर्ते की जेबें तलाश करने की आज्ञा दी। ऐसा ही किया गया, परंतु कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। सभी चिंतित थे. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪರಿವಾರದ ಕತೆ. ಈ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ವೀರೋವಿನ ಮದುವೆಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿವಾರದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ವೀರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಇಬ್ಬರು ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ವೀರು ತನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಲು ತಂದೆಯವರೊಬ್ಬರೇ ಸಾಕು, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರೂ 4 ಆನೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಪಡೆಯತಕ್ಕದು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆಡಂಬರ ಬೇಡ, ಇವೆಲ್ಲ ದುಂದುವೆಚ್ಚ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬೂಜಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಮ್ಮ ತಂಗಿಯರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ತಮ್ಮ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಆಸೆ. ಬಾಬೂಜಿ ಧನಿಕರು, ನಗರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ. ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, ಅವನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ವೈಭವದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಸೆ. ತಂಗಿ ಮನೋರಮೆಗೆ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಯಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಸೆ. ಆದರೆ ವೀರುವಿಗೆ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಬೇಡ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ತಂದೆಯವರು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಚಾಚಾ ಮಂಗಳಸೇನ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ, ಇನ್ನಾರೂ ಬೇಡ ಎಂದು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಚಾಚಾ ಮಂಗಳಸೇನ್ ದೂರದ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ. ಸೇನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಿವೃತ್ತರಾದ ಮೇಲೆ ಬಾಬೂಜಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬೂಜಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಚಾಲಿ, ಆದರೆ ಬಡವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾದರ. ಇದು ವೀರುಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ. ಬಾಬು ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಚಾಚಾ ಮಂಗಲ್ಸೇನರಿಗೆ ಬೀಗರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಸ್ವಾಗತವೇ ದೊರಕಿತು. ಮನೆಯ ವೈಭವ ನೋಡಿ ಮಂಗಲ್ಸೇನ್ ದಂಗಾದರು. ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರಭಾ BA ಪದವೀಧರೆ. ಅವಳು BA ಪದವಿಯನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳ್ಳವಳು. ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಸ್ಕಿಲ್, ಶಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತು ಎಂಬ ವಿಚಾರವೂ ತಿಳಿಯಿತು. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಮುಹೂರ್ತ ಬಂದಾಗ ಬೀಗರು ಬಾದಾಮಿ ತುಂಬಿದ ಅನೇಕ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಾಬೂಜಿಯವರ ಮುಂದೆ ಇಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಬಾಬೂಜಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೇವಲ 1 ರೂ 4 ಆನೆ ಮಾತ್ರ ದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿ, ಬೀಗರು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 3 ಬೆಳ್ಳಿ ಬಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ದಾರ, 3ನೇಯದರಲ್ಲಿ 1 ರೂ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು 4 ಆನೆ ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು 3 ಬೆಳ್ಳಿ ಚಮಚಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಕೆಂಪು ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಬೀಗರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಬಾಬೂಜಿಯವರು ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ತಲುಪಿದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇವರನ್ನು ಕಾತುರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಂದ ಕ್ಷಣವೇ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಚಾಚಾಜಿಯವರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಬೆಳ್ಳಿ ಚಮಚಗಳಿದ್ದುದು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿ ಚಾಚಾಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಬಾಬೂಜಿ ಮತ್ತು ವೀರೂಜಿ ಇಬ್ಬರು ಚಾಚಾಜಿಯವರ ಜೊತೆ
ಬಹಳ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಆಘಾತಗೊಂಡ ಚಾಚಾಜಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದರು. ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 3 ಬೆಳ್ಳಿ ಬಟ್ಟಲುಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಚಾಚಾ ಅಂದರೆ ಚಚ್ಚಾ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಲಾಯಿತು, ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನೊಂದು ಚಾಪೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೀಗರ ಮಗ ಅಂದರೆ ಪ್ರಬಾಳ ತಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಮಚವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು, ವಾತಾವರಣ ತಿಳಿಯಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವಾರದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಲೇಖಕರು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ठीक है बच्चों, सभी छात्रों का धन्यवाद. पार्ट 2 will be continue in next session.